यही हम लोग का नेतवा सब भी अपनाया है। काहे शिक्षा भी सब ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि सबको पता है अगर आदमी शिक्षित हो गया तो हम तो हैं अंगूठा छाप। नेता कैसा है? अंगूठा छाप। लोग हो जाएंगे शिक्षित, सवाल पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? पूछ देगा बताइए 1 मिलियन में को जीरो, तो 1 मिलियन में जीरो को होता है का? सचिव से पूछ के बताएगा, सचिव बताओ जी जल्दी कितना क्या बोल रहा है। अंग्रेज को आप सुनेगा कि भारत पे कब्जा किया, लेकिन नेपाल पे कोनो कब्जा नहीं किया। अरे नेपाल में होइले क्या है कि वो लोग कब्जा करने जाएंगे? अच्छा अब बताइए, चोरी किस घर में होता है? जिस घर में संपत्ति ज़्यादा हो। खलिया घर में चोरी होगा? चोर घुस के का वहाँ पे जाकर ताश खेलेगा? चमचा बेल के समझते हैं ना? चमचा जो कुछ ज़्यादा ही मतलब थोड़ा मोड़ा करे, जैसे चम्मच में देखिएगा बहुत कम का है। अब बेलचा कुछ ज़्यादा ही चमचाई करे। जैसे बालू वालू उठाना तो देखिए बेलचा तो उठाया जाता है। जैसे अगर आप सभी लोगों को 1 लाख रुपया दे दिया जाए, बाल पूरा बाजार आपन है, चल जो संपत्ति मिलेगा सब खरीद कर लाएगा तुम लोग। समझ में आया? अब वहीं आपके पॉकेट में 1 रुपया नहीं है तो 2 रुपया का नमकीनों आपको क्या लगेगा? महंगा लगेगा। बाल 2 रुपया दाम है। क्योंकि आपके पॉकेट में पैसा नहीं है। व्यक्ति आ रहा है आपके दरवाजे पे, कह रहा है कि हमको टैक्स दीजिए। निकालिएगा लाठी, कैसा टैक्स चाहिए इधर इधर का। अब वहीं अगर 50-60 आदमी को लेकर आया तब कहे टैक्स दीजिए, तो ही लाठी निकालिए। निकाल पाइएगा? नहीं। तो वहीं जमींदार बोला तो हमको कुछ पावर दीजिए। बोला ठीक है हम तुमको कुछ क्या दे रहे हैं? सेना दे रहे हैं। अब वो व्यक्ति क्या करता था? अंग्रेजी सैनिक को ले लेता था, 10 को 12 को अंग्रेजी सैनिक जो बंदूक के साथ रहते थे, और घर घर घूम के क्या करता था? टैक्स वसूलता था। और जो किसान टैक्स नहीं देता था उसका बहन बेटी को उठवा लेता था। समझ में आया? उसके ऊपर इतना अत्याचार करता था, कूड़ा से मारता था, किसान को मारता था। समझ में आया? हमारे ऊपर अंग्रेज से ज़्यादा यहाँ के अपने लोग अत्याचार। बच्चों को क्या किया जाए? बैठाया जाए। 3रा 4था 5वां क्लास का बच्चा था सब बस में बैठ गया, जहाँ तहाँ ड्राइवर बस को क्या कर देता था? रोक देता था और कहता था कि जा बस खराब हो गया, एक काम कीजिए आप लोग अपने भगवान का नाम लीजिए, देखते हैं बस शुरू होता है कि नहीं होता है। वो लोग अपने भगवान का नाम लीजिए। जैसे जो कोई हिंदू है तो राम का नाम लेगा, कृष्ण का नाम लेगा, जो भी उनका देवता है, विष्णु का नाम लेगा, शंकर महादेव 1 से 1 33 कोटि देवता है, तो किसी का भी नाम लेगा, बस चालू नहीं हुआ। मुस्लिम अपने अल्लाह का नाम लेगा, बस चालू नहीं हुआ। ईसाई अपने वाहे गुरु का नाम लेगा, बस चालू नहीं हुआ। फिर ड्राइवर कहता था ठीक है आप लोग अपने अपने देवता का नाम लिए, क्या बस चालू हुआ? तो नहीं। चलो अब हमारे देवता का नाम लो, जय ईसा मसीह, जय ईसा मसीह, बस चालू कर दिया। बोला देखो हमारे देवता के पास कितना शक्ति है कि बस क्या हो गया? चालू हो गया। क्या ये बच्चों का माइंड वॉश नहीं किया जा रहा है? किया जा रहा है। इसके खिलाफ क्या हुआ? जय हिंद। यहाँ देखिए हिंद चीन का उपनिवेश का कारण क्या था। अब देखिए ये सब जब वहाँ पे क्या किया था, उपनिवेश बनाने का कारण क्या था, आखिर क्यों उसको उपनिवेश बनाया? अब बताइए, जब तक आपको किसी से फायदा नहीं दिखेगा क्या आप उस पर कब्जा करने का कोशिश कीजिएगा? नहीं। अब देखिएगा अंग्रेज सब नेपाल पे कब्जा नहीं किया था। अंग्रेज को आप सुनेगा कि भारत पे कब्जा किया, लेकिन नेपाल पे कोनो कब्जा नहीं किया। अरे नेपाल में होइले क्या है कि वो लोग कब्जा करने जाएंगे? समझ आया? अगर हम अच्छा अब बताइए, चोरी किस घर में होता है? जिस घर में संपत्ति ज़्यादा हो। खलिया घर में चोरी होगा? चोर घुस के का वहाँ पे जाकर ताश खेलेगा? अरे जा रहा है चोरी करने तो संपत्ति होगा तब तो वो चोरी करने के लिए घुसेगा। तो जहाँ पे संपत्ति ज़्यादा होगा वहीं पे कब्जा होगा, और जहाँ पे संपत्ति नहीं होगा वहाँ पे कब्जा नहीं होगा। तो ये कोचिन चीन वाले जो थे, कोचिन चीन बोला है, फ्रांस वाले कहाँ घुसे? इंडो चीन में। इंडो चीन में क्यों घुसे? क्योंकि वहाँ पे संपत्ति था। जबकि नेपाल में क्यों नहीं घुसे? क्योंकि नेपाल में संपत्ति नहीं था, तो नेपाल पे कोई कब्जा करने नहीं गया। समझ में आया? तो यहाँ देखिए बोल रहा है पहला आर्थिक कारण। कौन सा कारण? आर्थिक कारण। जो फ्रांसीसी लोग थे वो किसके ऊपर कब्जा किए? इंडो चीन के ऊपर। तो इसका कारण क्या था, आखिर क्यों कब्जा किए? तो पहला है कौन सा कारण? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण मतलब आपको समझ में आता होगा, अर्थव्यवस्था मतलब रुपया पैसा, यानी यहाँ पे रुपया पैसा बहुत प्रचुर मात्रा में होगा। अरे रुपया पैसा नहीं होगा तो ऐसा कौन सामान होगा जिसको बेचने से रुपया पैसा प्राप्त होता होगा? जैसे किसी के यहाँ पे रुपया पैसा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि संपत्ति में बहुत उसके पास 2 किलो सोना है, 4 किलो क्या है चांदी है, कुछ प्लेटिनम वगैरह बर्तन वगैरह सब संपत्ति रखा हुआ है। तो आप क्या पैसा के लिए चोरी करने जा रहे हैं? अब संपत्ति के लिए जा रहे हैं, सोना चांदी चुराने के लिए जा रहे हैं। वही काम ये सब किया। आर्थिक कारण मतलब इसको रुपया पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा चीज मिल जाएगा जिससे ये सब रुपया पैसा क्या कर सकता है? बना सकता है। समझ में आया? जैसे देखिए अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था, जिसमें प्रचुर मात्रा में लोग क्या करते थे? कृषि करते थे। धान और रबड़ की खेती होती थी। यहाँ पे किसका खेती होता था? धान और रबड़। मैदानी क्षेत्र में धान की खेती और पहाड़ी क्षेत्र में रबड़ की खेती होती थी। समझ में आया? इसके अलावा देखिए यहाँ पे खदान भी था। खदान किसका था? टीन, टंगस्टन, कोयला, जस्ता, ये सब क्या था? यहाँ पे मिलता था। तो इसके वजह से ये लोग क्या किए? कब्जा किए, और इन सभी वस्तुओं पे अर्थव्यवस्था को क्या किया? मजबूत किया। कि ये लोग मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे क्या किए? कृषि को विकास किए। कौन वाले? हिंद चीन वाले। हिंद चीन वाले किसके मदद से? फ्रांस के मदद से इतना ज़्यादा अपने कृषि में विकास किए कि 1900 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा क्या माना जाने लगा?
चावल का निर्यातक देश बन गया। यानी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश चावल का कौन बन गया? वियतनाम बन गया। समझ में आया? तो वियतनाम में चावल में बहुत ज़्यादा क्या था? धनी राज्य था, क्योंकि इसका मैदानी क्षेत्र में किसका खेती होता था? चावल का खेती होता था, और पहाड़ी क्षेत्र में रबड़ का खेती होता था। तो इसके लिए दूसरा बोल रहा है बर्बर असभ्यों को क्या बनाने के लिए? सभ्य बनाने के लिए। फ्रांसीसी लोग अलगे ही दुनिया में जी रहे थे उनको लग रहा था कि हम ही लोग क्या हैं? सभ्य हैं, बाकी पूरा दुनिया क्या है? असभ्य है, क्या कि पूरा दुनिया इनके अब्बा का बसाया हुआ है समझ में आया? तो ये लोग ठेका ले लिए थे कि जितना भी दुनिया में क्या है? धर्म है, सभी के धर्म, सभी का सभी धर्म क्या है? खराब है, हमारा ही धर्म क्या है? बढ़िया है, और हम जाके सभी को अपना धर्म क्या करेंगे? थोपेंगे। तो दूसरा कारण था कि ये लोग बोले थे कि वहाँ पे लोग जो है वो सभ्य नहीं है, उनको हम लोग जाकर क्या बनाएंगे? सभ्य बनाएंगे और ईसाई धर्म अपनवाएंगे। तो इसके लिए देखिए फ्रांसीसियों को ऐसा लगता था कि उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, और बाकी हिंद चीन सभी लोग क्या है? अकलमंद है, और भगवान ने हमें सभी को सभ्य बनाने के लिए भेजा है। इनको ऐसा लगता है कि भगवान हम ही को भेजा है कि जाकर सबको क्या कर दो? सभ्य बना दो, सबको ईसाई धर्म दिलवा दो। समझाया? अतः फ्रांसीसी लोगों ने हिंद चीन का निष्क्रियता को हटाने का प्रयास किया, और लोगों ने सीमित मात्रा में शिक्षित किया। साथ ही साथ सामाजिक और धार्मिक परंपरा का क्या किया? सुधारवादी कार्य किया। जब फ्रांसीसी लोग वियतनाम में घुसे तो उन लोग क्या किया? अब किसमें? वियतनामी लोगों को सीमित मात्रा में शिक्षा देना शुरू किए। कितना मात्रा में? सीमित मात्रा में। काहे प्रचुर मात्रा में शिक्षा क्यों नहीं दिए? क्योंकि आप ही बताइए, अगर प्रचुर मात्रा में शिक्षित हो जाइएगा तो आप सवाल करना शुरू कर दीजिएगा। समझ में आया? यही हम लोग का नेतवा सब भी अपनाया है। काहे शिक्षा भी सब ध्यान नहीं दे रहा है? क्योंकि सबको पता है अगर आदमी शिक्षित हो गया तो हम तो हैं अंगूठा छाप। नेता कैसा है? अंगूठा छाप। लोग हो जाएंगे शिक्षित, सवाल पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? पूछ देगा बताइए 1 मिलियन में को जीरो? कहेगा 1 मिलियन में जीरो होता है का सचिव से पूछ के बताएगा, सचिव बताओ जी जल्दी कितना क्या बोल रहा है समझ में आया? तो लोग क्या होने लगेंगे? सवाल पूछने लगेंगे। इसीलिए ये सब भी देखिएगा, प्राइमरी मिडिल तक बढ़िया शिक्षा देगा, 12th तक बढ़िया शिक्षा देगा, उसके बाद से यूनिवर्सिटी को बांट दिया जाओ। यूनिवर्सिटी में 5 वर्षीय योजना। भारत में अगर कोई भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कीजिएगा तो 5 साल से कम नहीं लगेगा। भारत बोले बिहार में अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 5 साल से कम नहीं लगेगा। 5 वर्षीय योजना वहाँ पर चल रहा है। और चल जाकर अगर जाके पूछ दिए वहाँ के किसे सचिव से कि क्या इतना लेट चला, तो आप ही को झाड़ देगा, बाकी जैसे नेतागिरी कर रहा है समझ में? तो यहाँ पे 5 वर्षीय योजना चल रहा है, आप पूछ भी नहीं सकते सवाल। तो शिक्षा को क्या कर दिया है? सीमित कर दिया है। काहे सीमित कर दिया? क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रांस वाला भी शिक्षा को क्या कर दिया? सीमित कर दिया। क्योंकि इसको पता था कि अगर अधिक शिक्षा दे दिए तो लोग क्या करने लगेंगे? हमसे सवाल पूछने लगेंगे। और हमारा जो जॉब है, फ्रांस वाला देखिए बढ़िया पद पे कौन रहता था? फ्रांस। और खराब पद पे कौन रहते थे? इंडो चीन वाले। समझ में? तो बढ़िया पद पे कौन बढ़ जाएगा? फ्रांस, इंडो चीन वाले बढ़ जाएंगे। और इंडो चीन वाले बढ़ जाएंगे तो क्या फ्रांस का बात मानेंगे? नहीं। तो फिर वो लोग अपना मनमानी करने लगेंगे। इसीलिए वियतनाम वालों को लोग कैसा शिक्षा दे रहे हैं? सीमित मात्रा में शिक्षा दे रहे हैं, और दोनों भाषा में शिक्षा दे रहे हैं, वियतनामी भाषा में भी और फ्रांसीसी भाषा में भी शिक्षा। डायरेक्ट आकर फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा देंगे तो लोग को समझ में नहीं आएगा। जैसे आप लोग बचपन से अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं, कोनो मास्टर आकर लगा अंग्रेजी में बड़बड़ाने, दिस इज तुम कुछ समझ में नहीं आएगा समझ में आया? तो अगर दोनों भाषा में मिला के पढ़ा रहा है, देखो बच्चों हाइट मतलब होता है मोटा, तो आप लोग को समझ में आएगा। हाँ, इंग्लिश में पढ़ा रहा है और हिंदी पढ़ा रहा है तो आप लोग को समझ में आएगा। लेकिन वहीं अगर डायरेक्ट क्या करने लगे? इंग्लिश बोलने लगे तो क्या आप लोग को समझ में आएगा? नहीं। तो ये लोग किसमें? फ्रेंच भाषा में भी और वियतनामी भाषा, दोनों भाषा में क्या करते थे? शिक्षा देते थे। कोई दिक्कत है? शिक्षा सीमित मात्रा में क्यों देते थे? और देखिए इनके साथ बहुत ज़्यादा क्या होता था? अत्याचार। क्योंकि देखिए इनको शिक्षा भी सीमित मात्रा में, उसके बाद से अगर कहीं पे युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाता था तो फ्रांस के सैनिक पीछे और इंडो चीन वाला का सैनिक कहाँ रखा जाता था? आगे। अब बताइए पहले कौन मराएगा? आगे वाला कि पीछे वाला? आगे वाला। पहले इस सब को जितना भी दुश्मन देश का सैनिक था मार काट के इन्हीं को थक जाता था, तो सबसे ज़्यादा मरा गई, और उसके बाद से फ्रांस वाला जाकर उनको मार देता था। तो अगले पंक्ति में किसको खड़ा किया जाता था? इंडो चीन वाले को। और पिछले पंक्ति में कौन रहते थे? फ्रांस वाले रहते थे। तो ये भी इनके साथ दुर्व्यवहार होता था। अभी देखिए इसका कारण क्रांति भी होगा, क्योंकि कारण क्या है? इस चैप्टर का नाम है हिंद चीन में क्या होगा? राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद जब भी आएगा क्या होगा? क्रांति होगा। लोग अपने देश को आज़ाद करने का क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। चलिए आइए, दूसरा बोल रहा है व्यापारिक सुरक्षा। देखिए व्यापारिक दृष्टिकोण से भी फ्रांस और जो क्या है, फ्रांस का जो क्या है फ्रेंच इंडो चाइना है, वो लोग क्या करते थे? हिंद चीन को बहुत ज़्यादा क्या मानते थे? सुरक्षित मानते थे। व्यापारिक दृष्टि से भी ये कैसा था? सुरक्षित था। क्योंकि एक तरफ से क्या था? चीन, और एक तरफ से भारत जो इंग्लैंड, सर में जिस पर इंग्लैंड का प्रभाव था, बाकी नीचे से देखिएगा पूरा समुद्र। इसका मतलब ये लोग अपने आप को क्या मानते थे? सुरक्षित मानते थे। तो व्यापारिक सुरक्षा के माध्यम से, दृष्टिकोण से भी ये लोग क्या थे यहाँ पे रखती करने के लिए। और व्यापारिक सुरक्षा एक और कारण से हो गया, जब भारत में घुसे तो भारत में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्या था? कॉम्पिटिशन था।
डच वाला कहता था हमारा राज होगा, इंग्लैंड वाला कहता था हमारा राज वाला, फ्रांस वाला कहता था हमारा होगा, फ्रांस वाला पिटा के क्या हो गया, भाग गया। जबकि जब इंडो चीन में गए तो वहाँ पे किसी का राज्य नहीं था, एक तरफा किसका राज्य हो गया, फ्रांस वालों का, तो किसी से कंपटीशन था नहीं, तो इसके वजह से भी अपने आप को क्या मानते थे, सुरक्षित मानते थे। तो इससे क्या हुआ था, बोल रहा है कि व्यापार करने के दृष्टिकोण से सबसे पहले पुर्तगाल, डच, फ्रांसीस, ब्रिटिश और स्पेन आया था। इसमें सबसे ज़्यादा प्रसार फ्रांसीसी ने किया था। इसका विधेय डच और ब्रिटिश मिलकर करता है, जिससे व्यापार क्या हो जाता है, ठप हो जाता है। और इसके बाद फ्रांसीसी लोग हिंद चीन पर अपना क्या कर लेते हैं, ध्यान केंद्रित करना क्या कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? तो इसमें ये लोग क्या किए थे, व्यापारिक माध्यम से भी आए थे कि व्यापार का प्रसार हम लोग का क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडो चीन में हमारा ही प्रभाव क्या है, सबसे अधिक है। जहाँ पे कोई और घुसेगा तो फ्रांसीसी लोग भाग मार के उसको क्या कर देंगे, भगा देंगे। जिस प्रकार भारत पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था, ब्रिटेन का। कोई अन्य आता था तो ब्रिटेन मार के क्या कर देता था, भगा देता था। उसी प्रकार इंडो चीन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था, फ्रांस का। और यहाँ पे अगर कोई और आता था तो फ्रांस मार के उसको क्या कर देता था, भगा देता था। तो इसका दूसरा बोल रहा है कच्चे माल की आपूर्ति। फ्रांस में क्या था, एक से एक फैक्ट्री लगा था, जिसको चलाने के लिए किसका जरूरत चाहिए, कच्चे माल का। अरे जैसे आप बताइए, हम बिस्किट बनाने का फैक्ट्री लगा लिए, आटा कहीं मिल नहीं रहा है, हमारा फैक्ट्री चलेगा नहीं। इसका मतलब उस फैक्ट्री को चलाने के लिए कच्चा माल के रूप में क्या चाहिए हमको, आटा चाहिए, यानी गेहूँ चाहिए। गेहूँ से ना आटा बनेगा। अब बताइए, अगर हमको गेहूँ का आपूर्ति बंद हो जाए तो क्या हमारा फैक्ट्री चलेगा, ऐसे ही बंद हो जाएगा। तो कच्चा माल भी इसको यहाँ से बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, मिल रहा था, जिसमें इसको क्या मिल रहा होगा, रबड़ मिल रहा होगा, और क्या मिल रहा होगा, धान मिल रहा होगा। तो वियतनाम फ्रांस के लिए कच्चे माल के आधार पर भी क्या बन गया था, बिक्री बाजार का क्या बन गया था, उपनिवेश बन गया था। उपनिवेश समझ में आ रहा है ना? उपनिवेश का मतलब क्या होता है, जब कोई बड़ा शक्तिशाली राज्य छोटे राज्य पे क्या कर ले, कब्जा कर ले। चलिए, हिंद चीन में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, अब बताइए। सब पर कब्जा किसका हो गया वियतनाम पे, हिंद चीन का। तो वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा कि नहीं होगा, होगा। पहले राज्य चलाता था, अब फ्रांस वाले कहेंगे अब हमारा राज्य चलेगा। फ्रांस वाला वहाँ पे चलने देंगे आप कुछ किसी का नहीं। तो बोल रहा है हिंद चीन में फ्रांसीसियों के कब्जा के बाद कोचिन चीन पर फ्रांस का प्रत्यक्ष रूप से सरकार बन गया। कोचिन चीन पर तो डायरेक्ट कौन बैठ गया, फ्रांसीसी बैठ गया। कोचिन चीन, आपको मैं समझ में आया है ना? यहाँ आप देखिए, जब यहाँ पे देखिए कोचिन चीन पर किसका कब्जा हो गया, जब पूरा वियतनाम पे किसका कब्जा हुआ, फ्रांसीसियों का। तो कोचिन चीन पे तो डायरेक्ट किसका राजा बैठा, फ्रांस का खुद का आदमी बैठ गया वहाँ पे, और बोला कि हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, राजा बनेगा, और हमारा राजा सरकार चलाएगा। तो यहाँ पे बना प्रत्यक्ष सरकार, और बाकी सब पे अपना चमचा बेलचा को भेज दिया, और बोला जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसा ही तुमको काम करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे कौन काम कर रहे थे, उनका चमचा बेलचा काम कर रहे थे। समझ में आया? चमचा बेलचा समझते हैं ना? चमचा जो कुछ ज़्यादा मतलब थोड़ा मोड़ा करे, जैसे चम्मच में देखिएगा बहुत कम है, अब बेलचा कुछ ज़्यादा ही चमचाई करे। जैसे बालू वालू उठाना तो देखिए बेलचा से उठाया जाता है। तो बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रत्यक्ष, बाकी जगह पे अप्रत्यक्ष सरकार बना, यानी वहाँ पे अपने चमचा वमचा को क्या कर दिया, बैठा दिया, अपने आदमी को बैठा दिया, बोला जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे क्या करना, शासन करना। तो प्रत्यक्ष शासन, प्रत्यक्ष अधिकार, प्रत्यक्ष जो शासन है वो कहाँ पे बना, कोचिन चीन में। अब बाकी जगह पे अप्रत्यक्ष, जैसे अन्नाम में किसी और को राजा बना दिया होगा, बोला जैसा हम बोलेंगे वैसा कर लेना। टोंकिन में किसी और को बनाया होगा, लाओस में किसी और को, कम्बोडिया में किसी और को। तो इस तरह से क्या हुआ, प्रत्यक्ष सरकार बना, और बाकी जगह अप्रत्यक्ष सरकार बना। कोई दिक्कत है? तो बोला हिंद चीन में देखिए, कह रहा है कोचिन चीन में कैसा सरकार बना होगा, प्रत्यक्ष सरकार, और बाकी से जगह पर कैसा सरकार बना था, अप्रत्यक्ष सरकार बना। बोला बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, ये बंधुआ मजदूर देखिए, इसका शुरुआत यूनान से हुआ था। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का आपको बताया है, दूसरा चैप्टर है कि पहला चैप्टर है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम पहला चैप्टर है। समझ में आया? इसमें आपको बताए थे कि उस पर किसका, ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया था, और कैसे वो लोग लड़के हिटोरिया फिलाइट नामक संस्था बनाए थे, और उससे निकल कर क्या हुए, बाहर निकले। समझ में आया? इसके लिए कुस्तुनतुनिया का संधि भी हुआ था, याद है कि भूल गए सब लोग? कुस्तुनतुनिया का संधि हुआ था, समझ में आया? लंदन समझौता हुआ था। तो इस तरह से वो क्या हुआ था। तो इसका भी जो बंधुआ मजदूरी है, बंधुआ मजदूरी का भी शुरुआत कहाँ से हुआ था, यूनान से ही हुआ था। अब ये बंधुआ मजदूरी क्या होता है, बंधुआ मजदूरी में होता है जैसे कोई अमीर आदमी है, वो किसी गरीब को क्या कर दिया, कर्जा दे दिया। अब वो कर्जा को नहीं चुका पाया, जैसे किसी को 5000 रुपये दे दिया कर्जा, अब वो कर्जा क्या हो रहा है, नहीं चुका पा रहा है। तो वो कहता था तुम हमारे घरे आओ, अब 5000 रुपया जब तक चुक नहीं जाता है तब तक हमारे यहाँ कार्य करो, यानी उसको बंधक बना के कार्य कराता था। और जब तक 5000 रुपया चुक ना जाए उसको भाग जाने का इजाज़त नहीं था, भागने भी नहीं देता था। खाना वाना अब उसके मर्जी पे, खाना खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, बस जीने भर का खाना देता था। बासी रोटी दे दिया, समझ। जानवर को खिलाने वाला खाना किसको खिलाया जाता था, बंधुआ मजदूरों को खिलाया जाता था। तो कह रहा है बंधुआ मजदूरी, वो अपना ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता के यहाँ क्या करता है, कार्य करता है। और बंधुआ मजदूरी बंधक का, इसको बंधुआ मजदूरी या बंधक मजदूर कहा जाता है। इसे मजदूरी कम दिया जाता है, और भरण पोषण के सही ढंग से क्या होता है, नहीं हो पाता है। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, यूनान से हुआ था।
तो बंधुआ मजदूरी समझ में आया। इसमें आदमी को बंधक बना के जब तक ऋण चूक न जाए तब तक क्या कराया जाता है, कार्य कराया जाता है। समझ में आया। एक और है यहाँ पे एक तरफा अनुबंध। एक तरफा अनुबंध क्या होता है, ये भी बंधुआ मजदूरी की तरह ही होता है। समझ में आया। अब देखिए जब फ्रांस वाले क्या किए, कब्जा किए किसके ऊपर, इंडो चीन के ऊपर, तो इंडो चीन को क्या कर लिया, एक तरफा अनुबंध। एक तरफा अनुबंध मतलब होता है एक साइड से, जैसे किसी पे एग्रीमेंट समझते हैं, एग्रीमेंट देखिएगा जब बिजनेस वगैरह खुलता है तो एग्रीमेंट बनता है कि हई सामान हम लेंगे। छोड़िए ना, आप लोग पिकनिक मनाते जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं तो वहाँ पे भी अनुबंध बनता है। तुम तसला लेकर आएगा, कहता है ठीक है हम आलू चोखा लेकर आएंगे, ये कहता है हम नमक लेकर आएंगे, कोनो कहता है मसाला लेकर आएंगे। इस तरह से अनुबंध बनता है कि कौन कौन चीज़ लेकर क्या होगा, आएगा। कोनो कहता है हम अब पिकनिक में आप लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी कि मांसाहारी, कोनो कहेगा हम अंडा लेकर आएंगे, कोनो कहेगा मुर्गा लेकर आएंगे, कोनो कहेगा चौबे जी को लेकर आएंगे, यानी चरगोरवा। समझ में आया। तो यहाँ देखिए तो यहाँ देखिए तो वो क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है। तो बताइए सभी के सहमति से तैयार होता है कि एक आदमी लिख देता है कि फलाना को ये चीज़ लाना है, सभी कोई मिलकर अपने अपने मर्जी से क्या करता है, तैयार कराता है। तो उसे कहते हैं अनुबंध, यानी कि सभी के द्वारा सहमति से बनाया गया अनुबंध। लेकिन एक हो जाए एक तरफा अनुबंध। जैसे अगर हमको क्या करना है, क्लास लेना है, आप लोग का क्या लेना है, क्लास लेना है, तो आप लोगों से पूछेंगे ना भाई आप लोग कब खाली हैं, और पता चला हम बोले कि रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक क्लास चलेगा, तो ये तो एक तरफा अनुबंध हो गया। आप लोग आ पाइएगा, नहीं आ पाइएगा। तो मैं इसे कहते हैं एक तरफा अनुबंध, जिसमें एक ही आदमी को अधिकार है जैसा मर्जी वैसा फरमान जारी कर दे। समझ में आया। और अनुबंध का मतलब क्या होता है, जो दोनों तरफ से सहमति से बनाया गया हो। अब आप लोग से भी पूछा जाएगा, बाबू लोग आप लोग के क्लास का टाइम चेंज करना चाहते हैं, सुबह में मेरे पास समय नहीं है, तो बताइए कब किया जाए। तो आप लोग सर जी 4 बजे या 5 बजे कर दीजिए। फिर हम भी कहेंगे ठीक है 4 बजे या 5 बजे हमारे पास समय खाली है, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा। ऐसे होता है कि नहीं। तो अनुबंध दोनों तरफ से बनता है कि एक तरफा बनेगा, दोनों तरफ से बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक तरफा अनुबंध बनाया जाता था, क्योंकि फ्रांसीसी वाला का कब्जा किसके ऊपर हो गया था, इंडो चाइना के। और इंडो चाइना के जो भी मजदूर थे उनको ज़बरदस्ती पकड़ कर क्या कराया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता था, और कहा जाता था कि तुम लोग क्या करोगे, हमारे यहाँ आकर क्या करोगे, काम करोगे, और अगर काम नहीं करोगे तो तुमको पीट पीट कर कहाँ डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। इसमें मजदूरों को कम अधिकार प्राप्त था, लेकिन जो वहाँ के क्या थे, पूंजीपति वर्ग थे, जो मजदूरों से क्या करते थे, कार्य कराते थे, यानी फ्रांसीसी, उनको क्या था, असीमित मात्रा में अधिकार प्राप्त था। इसको क्या कहा जाता है, एक तरफा अनुबंध। ये भी एक प्रकार का कैसा समझिए, बंधुआ मजदूरी, यानी बंधक बना के कार्य करो, और नहीं करोगे तो पीट पीट के कहाँ डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। तो दिक्कत है। तो एक तरफा अनुबंध समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं औपनिवेशिक नीति। क्या देखते हैं, औपनिवेशिक आर्थिक नीति। बताइए इंडो चीन पे कब्जा किसका हो गया, फ्रांस का। और जब फ्रांस का कब्जा होगा तो वहाँ का आर्थिक नीति में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब उसका फ्रांस का जो क्या है, फ्रांस में एक से क्या हुए, लेखक हुए, जिसमें आए थे पॉल बर्नार्ड। कौन आए थे, पॉल बर्नार्ड आए थे और बोले थे कि अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये बोले थे कि लोगों को बहुत ज़्यादा क्या कीजिए, लोगों का विकास कीजिए। यहाँ पे किसका विकास कीजिए, लोगों का विकास कीजिए, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे अगर इंडिया में सभी लोग क्या करने लगे, 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया कमाने लगे, तो क्या इंडिया पिछड़ा रहेगा। हाँ, पैसा छाप के नहीं, अपने मेहनत के दम पे अगर कमाने लगे तो क्या इंडिया पिछड़ा रहेगा, क्योंकि पैसा छाप के जगह तो महंगाई बढ़ जाएगा। समझ में आया। तो अगर यहाँ के लोगों का विकास होगा तो भारत भी ऑटोमेटिक क्या कर जाएगा, विकास कर जाएगा। यही बात कौन बोले थे, पॉल बर्नार्ड एक प्रभावशाली लेखक थे, जिनका जो नीति निर्माता भी थे, जिसने फ्रांसीसी उपनिवेशों को विकसित करने का क्या किया, प्रस्ताव दिया। और उनका कहना था कि उपनिवेश में लाभ कमाने के लिए बनाए जाते हैं। उपनिवेश किसके लिए बनाए जाते हैं, लाभ कमाने के लिए। उपनिवेश का मतलब जो आप लोग किसी देश पर कब्जा किए हैं तो वो किसके लिए है, लाभ कमाने के लिए। अगर आपको नुकसान होता है तो उसको छोड़ दीजिए, छोड़ दो उस उपनिवेश को। जैसे अगर हम भैंस किने, क्या किने, भैंस, तो भैंस हम किस लिए किने, लाभ कमाने के लिए, कि सुबह 10 लीटर दूध देगी, शाम को 10 लीटर दूध देगी, 20 लीटर दूध देगी। हमारा क्या होगा, उसे बेचकर हम क्या कमाएंगे, लाभ कमाएंगे। अब पता चले वो भैंस भी सूख गई, भी सूखना समझते हैं ना, दूधे नहीं दे रही है, समझ में आया। तो भैंस को बेच दो, उससे बढ़िया क्या हमको उससे लाभ होगा, नहीं। सेम वही काम कौन बोले थे, पॉल बर्नार्ड बोले अगर किसी उपनिवेश को आप क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना। अगर आपको लाभ नहीं हो रहा है तो वैसे उपनिवेश को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। समझ में आया। जैसे गाय खरीदे और गाय दूध नहीं दे रही है, बिसूख गई, तो गाय को क्या कर दीजिए, बेच दीजिए। और मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं, गाय को खरीद कर लाएंगे, जब तक दूध दे रही है तब तक उसको खूब बढ़िया से भरण पोषण करेंगे, और जैसे बिस्कुएगी किसी और के हाथ थमा देंगे, लाओ ले जाओ इसको। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, लाइक मैक्सिमम लोग बेचने लगते हैं, गाय को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। समझ में आया। आप लोग गाँव देहात से है तो और अच्छा से जानकारी होगा इस सब के बारे में। नहीं देगी, फिर उसका बच्चा होगा, फिर दूध देगी। समझ में आया। लेकिन थोड़ा समय के लिए तो उसको क्या होगी, बिसूख गई, फिर वो तो आपने नहीं देगी दूध। तो वही बोला, ये कौन, पॉल
पॉन मलाड एकदम यही वाला नियम अपना है कि अगर आप किसी उपनिवेश पर कब्जा कर रहे हैं और उससे लाभ नहीं हो रहा तो उस उपनिवेश को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो वहीं बोला उपनिवेश लाभ कमाने के लिए बनाए जाते हैं। यदि उपनिवेश बनाए जाते हैं और लोगों को प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है तो इससे उनका क्रय शक्ति भी क्या होगा, बढ़ेगा। बोला उपनिवेश को अगर आप शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, उससे लाभ कमाना चाहते हैं तो वहाँ के लोगों का क्रय शक्ति बढ़ाइए। क्रय शक्ति कैसे बढ़ाइएगा, पैसा दीजिएगा। अरे हमारे पास पैसा रहेगा तभी ना कोई चीज़ खरीदेंगे, पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से खरीदेंगे। तो क्रय शक्ति बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा। जैसे अगर आप सभी लोगों को 1 लाख रुपया दे दिया जाए, बाल पूरा बाजार आपन है, चल जो जन संपत्ति मिलेगा सब खरीद कर लाएगा तुम लोग, समझ में आया। अब वहीं आपके पॉकेट में 1 रुपया नहीं है तो 2 रुपया का नमकीनों आपको क्या लगेगा, महंगा लगेगा। बाल 2 रुपया दाम है क्योंकि आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, समझ में आया। तो वहीं बोला उनका क्रय शक्ति को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए और अधिक वस्तुएं खरीद सकेंगे। परिणाम स्वरूप बाजार का विस्तार मिलेगा और फ्रांसीसी व्यवसाय क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ये किसका कहना था, पॉल बनार्ड का। किसका, पॉल बनार्ड। तो पॉल बनार्ड का कहना था कि अगर उपनिवेश को विकसित करना है और उपनिवेश के माध्यम से अगर लाभ कमाना है ताकि फ्रांस भी क्या कर सके, लाभ कमा सके, तो वहाँ के लोगों का क्या कीजिए, विकास कीजिए। वहाँ के लोगों का क्रय शक्ति क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। फ्रांस बोला छोटा तुम्हारे कहने पर अगर हम सब लोग को पैसा बांटने लगे तो वहाँ का लोग का स्थिति और ज़्यादा सुधर जाएगा और सुधरेगा तो हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देगा। समझ में आया। तो ये इस बात को क्या हुए, नहीं माने। दूसरा जमींदारी प्रथा, समझ में आया। देखिए कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग, औपनिवेशिक आर्थिक नीति। समझ में आया। उपनिवेश में मतलब कैसा आर्थिक नीति है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पॉन मलाड क्या बोल रहे हैं, वहाँ का क्रय शक्ति बढ़ाइए। ये सब बोला जमींदारी प्रथा, यानी जिसमें भूमि का स्वामित्व उस पर काम करने वाले किसानों का न होकर जमींदार का होता है, उसे क्या कहते हैं, जमींदारी प्रथा कहते हैं। आपको पढ़ा चुके, इससे पहले भी बता चुके हैं। जमींदारी प्रथा में जमींदारों का पूरा क्या होता है, अधिकार होता है, उस पर किसान का कोई अधिकार नहीं होता है। इसमें किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्या किया जाता है, अत्याचार किया जाता है और उनसे बहुत ज़्यादा मामलों में क्या होता है, कर वसूला जाता है, खेती होता है। जो खेती करने वालों से कर वसूलते थे। और जमींदारी प्रथा 1793 में कौन लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था, भारत में लाया था। फ्रांस वाला इसे चुरा कर ले जाकर कहाँ लागू कर दिया, कहाँ लागू किया था, इंडो चीन में। समझ में आया। सहायक संधि लाया था लॉर्ड वेलेस्ली, समझ में आया। लेकिन उसको चुरा कर कौन लेकर आ गए, इंग्लैंड वाले। तो ये सब आपसे में इन्होंने चोरा चोरगोल कर रहा है, समझ में आया। चलिए यहाँ देखिए, तो ये चोरी करके यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस चलाई थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा लोगों पर लगान वसूल करने के लिए जमींदारी को क्या किया जाता था, नियुक्त किया जाता था। जैसे ब्रिटिश सरकार जो आई थी भारत में, वो एक वो किसान से जाकर क्या मांगती थी, टैक्स मांगती थी। आई सब बोलता था अंग्रेजी, और किसान को बेचारा अंग्रेजी का, वो तो भोजपुरी है मालिक, हमको कम कुछ पते नहीं थे और इस सबको भाषा समझे में नहीं आता था। बस ये सब देखता था, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको क्या करता था, बुला के और उसको जमींदार नियुक्त करता था। कहता था ये गांव का जितना भी भूमि है सबका मालिक तुम हो और उस किसानों से अब सबका लगान तुम वसूलोगे और तुम लाकर हमको क्या कर दोगे, दे दोगे। इस तरह से अंग्रेजों का भी टेंशन क्या हो गया, दूर हो गया कि हमको टैक्स बस ये आदमी को पकड़ के ले लेना है, बाकी किसानों को घर घर घूमने का जरूरत नहीं है। तब वो देखिए, अब वो क्या करता था, वो कहता था हमको पावर दीजिए। अरे हम जाएंगे, बताइए अगर कोई व्यक्ति आ रहा है आपके दरवाजे पे और कह रहा है कि हमको टैक्स दीजिए, निकालिएगा लाठी, कैसा टैक्स चाहिए, इधर 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 अब वहीं अगर 50-60 आदमी को लेकर आया तब कहे टैक्स दीजिए, तो ही लाठी निकालिए निकाल पाइएगा नहीं। तो वहीं जमींदार बोला तो हमको कुछ पावर दीजिए। तो बोला ठीक है, हम तुमको कुछ क्या दे रहे हैं, सेना दे रहे हैं। अब वो व्यक्ति क्या करता था, अंग्रेजी सैनिक को ले लेता था, 10 को 12 को अंग्रेजी सैनिक जो बंदूक के साथ रहते थे, और घर घर घूम के क्या करता था, टैक्स वसूलता था। और जो किसान टैक्स नहीं देता था उसका बहन बेटी को उठवा लेता था, समझ में आया। उसके ऊपर इतना अत्याचार करता था, कूड़ा से मारता था, किसान को मारता था, समझ में आया। हमारे ऊपर अंग्रेज से ज़्यादा यहाँ के अपने लोग अत्याचार किए, जमींदार लोग अत्याचार। अंग्रेज को क्या पता है कि यहाँ के बहन बेटी के साथ कितना मतलब हम लोग इज्जत से रखते हैं उसको, लेकिन जमींदार को, वहाँ का लोकल आदमी, उसको तो पता है कि ये अपने बहन बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है, ज़मीन बेचकर हमको टैक्स चुकाएगा। उठवा लेता था, कहता था शाम तक टैक्स नहीं पहुँचाएगा तो इसको मार के फेंक देंगे, तो इसके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, अलग अलग तरह, समझते हैं। इतना से ज़्यादा क्या करते थे, जमींदार लोग अत्याचार करते थे। अंग्रेज से ज़्यादा अत्याचार कौन करते थे, जमींदार। लेकिन जमींदारों मजबूर था, क्योंकि अगर वो टैक्स वसूलेगा नहीं तो अंग्रेज उसके ऊपर अत्याचार शुरू कर देगा कि तुम हमको टैक्स ला कर दो। ये जमींदारी प्रथा का शुरुआत कौन किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किया था, 1793 ईस्वी में। कोई दिक्कत है। तीसरा देखिए, एक तरफा पढ़ा दिए तीसरा। उसके बाद से देखिए, कह रहा है संरचनात्मक विकास और औपनिवेशिक शिक्षा नीति। बोल रहा है अब वहाँ का संरचनात्मक विकास कैसे हुआ। इंडो चीन पे कब्जा किसका हो गया, फ्रांस का। इंडो चीन पे किसका कब्जा है, फ्रांस का। तो वो औपनिवेश है, किसका उपनिवेश है, फ्रांस का उपनिवेश है। इंडो चीन किसका उपनिवेश है, फ्रांस का उपनिवेश है। तो बोल रहा है इसका संरचनात्मक विकास कैसे हुआ, समझ में आया। मतलब इसका संरचना का मतलब समझते हैं ना। जैसे हम लोग का जो क्या है, शहर है, तो शहर का संरचना है, जैसे यहाँ से सड़क निकलेगा, यहाँ से नाली निकलेगा, यहाँ से रोड रहेगा, तो इसको कहते हैं संरचना तैयार करना, समझ में आया। जैसे आप लोग भी देखिएगा, अगर कोई काम करना होगा तो काम से पहले उसका क्या करते हैं, संरचना तैयार करते हैं।
कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे, एक दिन में 2 चैप्टर, एक दिन में 4 चैप्टर आप पढ़ते होंगे, 1 चैप्टर नहीं, हमको पता है। रूटीन बनाने में तो लड़का माहिर होता है, उस पर काम करे चाहे ना करे। समझ में आया? तो इसी प्रकार ये लोग क्या किए, संरचना किया। और औपनिवेशिक शिक्षा नीति, आखिर वहाँ पे अब शिक्षा कैसे दिया जाए ये तो देखिए कह रहा है, संरचनात्मक विकास में फ्रांसीसियों ने पूरे फ्रांस जो इंडो चीन था सड़क का जाल बिछवा दिया। हर जगह क्या बनवा दिया, सड़क बनवा दिया। अब ये सड़क क्या फ्रांस के सहायता के लिए बनवाया? फ्रांस बोल रहा है इंडो चीन के सहायता के लिए बनवाया होगा? नहीं, ताकि कोई भी चीज़ पे क्या करे, अगर लूटना चाहे तो लूट के जल्दी से हम क्या कर सके, लेके भाग सकें। इसके लिए क्या बनवा दिया, ये सड़क का जाल बिछवा दिया। पूरे इंडो चाइना में किसका जाल बिछ गया, सड़क का जाल और रेलवे का जाल बिछवा दिया। पूरे हिंद चीन पर नियंत्रण रखा और रख सके और व्यापार को सस्ते और क्या किया जा सके, सुगम बनाया जा सके। इसके लिए फ्रांस वालों ने क्या किया, पूरे इंडो चीन में सड़क और रेलवे लाइन का क्या बिछवा दिया, जाल बिछवा दिया। उसके बाद देखिए फ्रांसीसियों ने, देखिए कोलोन, फ्रांस में रहने वाले, इंडो चीन में रहने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता है, कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलोन कहा जाता है। 1 नंबरिया में क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस में, इंडो चीन में रहने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता है, कोलोन कहा जाता है। यानी फ्रांसीसियों यानी कोलोनों ने, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या कहा जाएगा, कोलोन। तो कोलोन ने वियतनाम के लोगों को सीमित मात्रा में क्या किया, शिक्षा दिया। बताए थे कहा सीमित मात्रा में दिया था। हिंद चीन के स्कूलों में पढ़ने वाले सभी व्यक्ति वियतनामी और फ्रांसीसी दोनों भाषा में शिक्षा ले सकते थे। ये भी आपको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो ये पूछेगा कि अगर औपनिवेशिक शिक्षा नीति क्या है या औपनिवेशिक संरचनात्मक विकास क्या है, तो कहिएगा औपनिवेशिक संरचनात्मक विकास में फ्रांस वाले ने इंडो चीन में बहुत ज़्यादा क्या बिछाया, रेलवे का जाल बिछवा दिया, सड़क का जाल बिछवा दिया। पूछेगा शिक्षा नीति में, तो शिक्षा नीति में क्या सुधार किया, सीमित मात्रा में शिक्षा दिया और दोनों भाषा में, फ्रांस और वियतनामी दोनों भाषा में क्या किया, शिक्षा दिया। कोई दिक्कत है इसमें? फ्रांसीसियों के अनुसार, अपने अनुसार क्या छपवाए, किताब छपवाए। अब देखिए शिक्षा कैसे देंगे, फ्रांसीसी अपने भाषा में क्या छपवाए, किताब। समझ में, अपने अनुसार किताब छपवाए। समझ में आया? जहाँ पे उनके बारे में केवल पढ़ाई लिखा गया था कि ईसाई धर्म को अपनाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना अच्छा होता है, ये होता है, वैसा वैसा किताब ये लोग क्या किए, छपवाए। फ्रांसीसियों ने अपने अनुसार क्या छपवाए, किताब छपवाए, जिसमें फ्रांसीसियों के बारे में अच्छी बातें और वियतनाम के बारे में कैसा बातें लिखा गया था, नकारात्मक बात लिखा गया था। उसमें लिखा गया था कि हम लोग का धर्म बहुत ज़्यादा अच्छा है, जबकि वियतनामी धर्म बहुत ज़्यादा क्या है, खराब है। तो आप लोग क्या कीजिए, हमारा धर्म को अपना लीजिए। अभी हाल फिलहाल का नहीं है, मतलब बहुत पुराना घटना है। भारत में भी ऐसा हुआ था। जो स्कूल में छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब अभी 3रा 4था 5वां क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे थे, उनको बस में क्या किया जाता था, बैठाया जाता था। समझ में आया? और बस का जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर से कहा जाता था कि तुम जहाँ तहाँ क्या कर देना, बस को रोक देना। अब वो देखिए, अब इससे देखिए बच्चों का माइंड वॉश कैसे किया जा रहा है, इसको आप समझिएगा। जिस प्रकार ये फ्रांसीसियों ने किया था, यही काम भारत में भी होने का प्रयास किया गया था। बाद में उस पर जांच भी बैठा और उसको सजा मिला कि नहीं मिला, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। ठीक है, अभी कहानी को आप लोग सुनिएगा। बस में बच्चों को क्या किया जाए, बैठाया जाए। 3रा 4था 5वां क्लास का बच्चा था, सब बस में बैठ गया और जहाँ तहाँ ड्राइवर बस को क्या कर देता था, रोक देता था और कहता था कि जा, बस खराब हो गया, एक काम कीजिए, आप लोग अपने भगवान का नाम लीजिए, देखते हैं बस शुरू होता है कि नहीं होता है। वो लोग अपने भगवान का नाम लिए, जैसे जो कोई हिंदू है तो राम का नाम लेगा, कृष्ण का नाम लेगा, जो भी उनका देवता है, विष्णु का नाम लेगा, शंकर महादेव 1 से 1 33 कोटि देवता है, तो किसी का भी नाम लेगा, बस चालू नहीं हुआ। मुस्लिम अपने अल्लाह का नाम लेगा, बस चालू नहीं हुआ। ईसाई अपने वाहे गुरु का नाम लेगा, बस चालू नहीं हुआ। फिर ड्राइवर कहता था ठीक है, आप लोग अपने अपने देवता का नाम लिए, क्या बस चालू हुआ? तो नहीं, चलो अब हमारे देवता का नाम लो, जय ईसा मसीह, जय ईसा मसीह, बस चालू कर दिया। बोला देखो हमारे देवता के पास कितना शक्ति है कि बस क्या हो गया, चालू हो गया। क्या ये बच्चों का माइंड वॉश नहीं किया जा रहा है? किया जा रहा है। इसके खिलाफ क्या हुआ, कार्रवाई हुआ था भारत में, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्षता देश है। यहाँ पे आप किसी भी धर्म को आप क्या कर सकते हैं, अफवाह नहीं फैला सकते हैं। समझ में आया? अब बच्चा जाके घर पे को बोल रहा है कि पता है मम्मी, आज बस खराब हो गया था और हम लोग अपने भगवान का नाम लिए तो नहीं चालू हुआ, और उनके भगवान का नाम लिए तो बस चालू हो गया। उनके भगवान कितने शक्तिशाली हैं, हम लोग उसको काहे नहीं मानते हैं। तब यहाँ के गार्जियन को पता चला कि ये लोग क्या करते हैं, जहाँ तहाँ बस को जबरदस्ती रोक कर और ऐसे कार्य कर रहे हैं। समझ में आया? तो जिस तरह से ये सब माइंड वॉश कर रहा था बस में बच्चों को बैठाकर, सेम वही काम यहाँ फ्रांसीसियों से ही ये सब सुना लिया था। देखिए फ्रांसीसियों के अपने अनुसार क्या छपवाते थे, किताब, और उसमें कैसा बात लिखते थे, बढ़िया बात लिखते थे अपने बारे में, और उनके बात में कैसा बात लिखते थे, नकारात्मक, जिसमें बताते थे कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है और फ्रांसीसियों का धर्म बहुत ज़्यादा क्या है, खराब है। समझ में आया? अपने अनुसार शिक्षकों का पढ़ाई क्या किया, नियुक्त किया। अपने अनुसार शिक्षक नियुक्त करते थे कि जो फ्रांस के बारे में बढ़िया पढ़ाएगा और उनके धर्म के बारे में बढ़िया पढ़ाएगा, उसी को हम क्या करेंगे, शिक्षक नियुक्त करेंगे। जो सच्चाई बताएगा उसको हम शिक्षक नियुक्त नहीं करेंगे। ऐसे ये लोग क्या रखते थे, शिक्षक रखते थे। लोगों को पढ़ाया जाने लगा और फ्रांसीसी धर्म और रीति रिवाज को, वियतनामी धर्म के रीति रिवाज को बहुत ज़्यादा क्या किया जाने लगा, अच्छा बताया जाने लगा, और वियतनामी धर्म को क्या बताया जाने लगा, खराब बताया जाने लगा। इसी में स्थापना हो गया टोकन फ्री स्कूल का। किसका? टोकन फ्री स्कूल। देखिए यहाँ पे लिखा है टोकन फ्री स्कूल। समझ में आया? नाम था टोकन फ्री यानी फ्री में, लेकिन फ्री नहीं था, बहुत ज़्यादा घटिया शिक्षा यहाँ पे दिया जाता था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, टोकन फ्री स्कूल क्या है।
समझ में आया। इस शिक्षा नीति का विरोध सबसे पहले साइबर के गर्ल्स नेटिव स्कूल में युवाओं ने शुरू किया। कहीं पर भी अगर देखिएगा क्रांति होता है तो सबसे पहले उसमें कौन आता है? युवा ही आता है। मेजनी भी बोले थे अगर शासन में सुधार लाना है तो शासन किसके हाथ में सौंप दो? युवाओं के हाथ में सौंप दो। समझ में आया। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसका विरोध जो शिक्षा ये सब चल रहा था, अपने धर्म को ये लोग अच्छा बता रहे थे और हमारे धर्म को क्या बता रहे थे? खराब बता रहे थे। इसका सबसे पहले युवाओं ने क्या किया था? विरोध किया था। कहाँ पे? साइबोन के गर्ल्स नेटिव स्कूल। कौन सा स्कूल है? साइबोन जगह है, वहाँ पे गर्ल्स नेटिव स्कूल है, वहाँ पे युवाओं ने इसका क्या किया? विरोध किया। यहाँ पे टोंकिन फ्री स्कूल ये लोग चला रहे थे। क्या चला रहे थे? टोंकिन फ्री स्कूल। ये टोंकिन फ्री स्कूल क्या था? ये फ्रांसीसी लोग चला रहे थे। कौन चला रहे थे? फ्रांसीसी लोग चला रहे थे। और फ्रांसीसियों का कहना था कि तुम्हारा रंग और कलर भले भी वियतनामी हो, लेकिन दिन से तुमको क्या रहना पड़ेगा? फ्रांसीसी रहना पड़ेगा। तुमको फ्रांस का धर्म अपनाना पड़ेगा, तो अभी तुम क्या करोगे? इस टोकन फ्री स्कूल में पढ़ सकते हो, नहीं तो भागो यहाँ से। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबरिया में कई बार पूछा है। टोकन फ्री स्कूल का स्थापना कब किया गया? 1907 में। कब किया गया? 1907 में। तो 1907 में टोकन फ्री स्कूल का स्थापना किया गया। इसमें यूरोपियों का कहना था कि खून और रंग के आधार पर भले ही तुम लोग वियतनामी हो, परंतु आचरण का और व्यवहार के आधार पर तुम लोग को क्या रहना पड़ेगा? फ्रांसीसी यानी ईसाई धर्म का रहना पड़ेगा। चूंकि वियतनामी लोग फ्रांसीसी धर्म, भाव, शिक्षा, रीति रिवाज सब अपना संस्कृति के अवगत कराया। लंबे लंबे बाल के स्थान पर छोटा छोटा बाल रखने के लिए क्या किया गया? कहा गया। बोला कि तुम लोग खून और रंग के आधार पर वियतनामी हो, लेकिन रहन सहन स्वभाव के आधार पर क्या रहना पड़ेगा? फ्रांसीसी रहना पड़ेगा। जो बड़का बड़का बाल तुम लोग रख रहे हो उसको क्या करो? छोटा छोटा कर दो। बाल कटवा के क्या कर दिया? छोटा छोटा करवा दिया। समझ में आया। तुम लोग का जो अपना पहनावा उड़ावा है सब खत्म करो। हम लोग के जैसा पहन, एकदम सूट बूट पहन के आओ, एकदम डेविड जॉन मार्शल। समझ में आया। ऐसे बनकर आओ। इसका विरोध वियतनाम के लोगों ने जमकर किया और स्कॉलर्स रिवोल्ट की क्या हो गई? घटना हो गई। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्कॉलर्स रिवोल्ट की घटना क्या है। कोई दिक्कत है इसमें? तो टोकन फ्री स्कूल की वजह से क्या हो गया? स्कॉलर्स रिवोल्ट की घटना हो गई। अब देखिए स्कॉलर्स रिवोल्ट क्या था? स्कॉलर्स रिवोल्ट फ्रांसीसी जो अपने धर्म को क्या कर रहे थे? जबरदस्ती किसके ऊपर थोप रहे थे? इंडो चाइना के ऊपर थोप रहे थे। बस इंडो चाइना के लोगों ने क्या किया? इसका जमकर विरोध कर दिया। जमकर क्या कर दिया? विरोध कर दिया। और इसमें देखिए एक न्यूगेन है। कौन है? न्यूगेन। और हेतियन है। कौन है? हातियन। ये चाइनीज नाम है। समझ में आया। इसलिए इतना टेढ़ा लग रहा है। न्यूगेन और हातियन। कौन है? न्यूगेन और हातियन। इन्होंने इसका क्या किया? जमकर विरोध किया और हजारों ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया। समझ में आया। इनको दोनों को, न्यूगेन और हातियन को, इंडो चाइना का लपलपाती तलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लपलपाती तलवार। लपलपाती तलवार समझते हैं ना? जैसे तलवार कोई भांज रहा है, एकदम लपलपा रहा है, कौन वाय मारो एकदम काट दो एक के। इसको क्या कहा जाता है? लपलपाता तलवार। यानी ये लोग तलवारें से बातें करते थे, दूसरा कोई ये नहीं था। इन्होंने हजारों फ्रांसीसियों को क्या किया? मौत के घाट उतार दिया। समझ में आया। अगर कोई बाहरी व्यक्ति जाकर ये प्रचार करे कि हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, तो ठीक है, लेकिन अगर ये साथ साथ प्रचार करने लगे कि हमारा धर्म ही अच्छा है, तुम्हारा धर्म खराब है, तो क्या लोग वहाँ का छोड़ेंगे? वही काम कौन किए? न्यूगेन और हेतियन किए थे। कह रहा है 1868 ईस्वी में फ्रांसीसी के द्वारा ईसाई धर्म जोर शोर से उग्र तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। जोर शोर के अलावा उग्र तरीके से, अपनाओ तो अपनाओ, नहीं तो तुमको क्या कर देंगे? मार देंगे। इतना उग्र तरीका से क्या किया था? प्रसार। जिनके विरोध में वियतनामी लोगों ने, खासकर न्यूगेन और हेतियन, ये लोग क्या थे? जनजाति थे। समझ में? ट्राइबल्स थे। जैसे देखिएगा हम लोगों में भी गोरखा रेजिमेंट होता है, सिख रेजिमेंट होता है, बिहारी का बिहार रेजिमेंट होता है, उसी प्रकार ये लोग भी क्या थे? न्यूगेन और हेतियन अपने रेजिमेंट के क्या थे? सिपाही थे। ये दोनों लोग, इन लोगों ने, मतलब ये पूरा इनका गुट होता था। क्या होता था? गुट होता था। इन्होंने ईसाइयों को हजारों संख्या में क्या किया? मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को स्कॉलर्स रिवोल्ट के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। तो स्कॉलर्स रिवोल्ट क्या है? इसमें हजारों जो क्या थे? जो ईसाई थे, जो अपने धर्म को जबरदस्ती क्या कर रहे थे? थोप रहे थे। उनको न्यूगेन और हेतियन नामक क्या होते हैं? ट्राइबल्स के द्वारा मौत का घाट क्या कर दिया गया? उतार दिया गया। हजारों संख्या में फ्रांसीसी मारे गए थे। इसको क्या कहा गया? स्कॉलर्स रिवोल्ट कहा गया। इस रिवोल्ट में देखिए न्यूगेन और हेतियन को वियतनाम का लपलपाती क्या कहा जाता है? तलवार कहा जाता है। लिखा जाएगा ये रिवोल्ट क्या है? स्कॉलर्स रिवोल्ट। स्कॉलर्स रिवोल्ट में फ्रांस के जो फ्रांसीसी थे वो अपने धर्म को जोर शोर से फैलाने का क्या कर रहे थे? कार्य कर रहे थे। अपने प्रचार को उग्र तरीके से प्रचार कर रहे थे, जिसमें फ्रांस के लोग, जिसमें खास करके न्यूगेन और हेतियन के प्रजाति के जो लोग थे, वो लोग उनको क्या कर दिए? मौत के घाट उतार दिए। हजारों की संख्या में फ्रांसीसियों को मौत के घाट क्या कर दिए? उतार दिए। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? स्कॉलर्स रिवोल्ट के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है? तो आज के क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। कल हम लोग देखेंगे हुआ कि हुआ हाउ आंदोलन। ठीक है।